हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जिस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो जो भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं, जिस तरीके से पूछते हैं, आप तुरंत बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डे 5 का वर्क, रासायनिक वेग गति की। पहला ही क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन तुरंत ऐसे का ऐसे ही आता है और आपको ये कैसे करना होता है, इसे करने का मैं तरीका बताऊंगा। और क्वेश्चन देखिए इसी लेसन से और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए। दूसरा क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। या तीसरा क्वेश्चन, तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है। इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिए और फिर ये कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 4, अगर इसी लेसन से आएगा, निम्न को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस लेसन से अंतर भी पूछा जाता है। अंतर देखिए, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार बोर्ड में पूछा जाता है। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, इनमें भी अंतर पूछा जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए और इन्हें प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये वही क्वेश्चन है जो लगातार इस लेसन से बोर्ड में आते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन, आभासी आणविक समीकरण क्या है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये वे क्वेश्चन है जो इस लेसन से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर तो कहीं से भी याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको काम क्या करना है, इस लेसन से किसी भी तरीके का अगर प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको इस लेसन का फॉर्मेट समझना है, इस लेसन की पृष्ठभूमि समझनी है, इस लेसन को ये प्रश्न आपको कैसे करने हैं, कितने अच्छे से आपके समझ में आएगा, ये सबसे पहले इसकी एक भूमिका तैयार करते हैं। चलिए लेसन में मैं इसका एक आपको समझाने का तरीका बनाता हूं। अब इससे ये होता है कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये तरीका समझिए कि ये लेसन की शुरुआत आपको कहां से करनी है। अगर मैं क्वेश्चनों के उत्तर डायरेक्ट ही करा दूं तो फिर तो आपको याद करने हो जाएंगे, और अगर आपको याद ही करने हैं तो फिर तो किताब से, मॉडल से, कैसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को जरा समझिए तो पहले कहां से शुरुआत होती है। आइए मैं समझा देता हूं उस लेसन की शुरुआत कहां से होती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस लेसन में थोड़ी सी बातों को समझना हो रहेगा, तब इन क्वेश्चनों के उत्तर करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए, अभिक्रिया, ये जो लेसन है, इस लेसन रासायनिक बल गतिकी कहते किसको है, सभी को पता होना चाहिए। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका वेग और उस पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें जिस भी के अंतर्गत जाननी होती है उसी को ही कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। यानी कि अभिक्रियाओं की समीकरण की वेग निर्धारित करना और उस समीकरण के ऊपर ताप, दाब, सांद्रता, आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हम रासायनिक बल गति में जानते हैं। उससे पहले किन किन अभिक्रियाओं को वेग निर्धारित होता है ये आपको समझना है। देखिए अभिक्रिया, तीन तरह की अभिक्रिया आप देखते हैं। नंबर 1, ये समझिए पहले, सबसे पहले अभिक्रिया आती है तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं ये वे वाली अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत तेजी से हो जाती है। जैसे ही दो अभिकारक मिलाते हैं तो ये इतनी तेजी से होती है अभिक्रियाएं कि इसका वेग निर्धारित नहीं कर सकते। और ये कौन सी अभिक्रियाएं होती है, ये होती है आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं
इनका वेग निर्धारित आप नहीं कर सकते। दूसरी अभिक्रियाएं होती है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रियाएं, ये वे वाली अभिक्रियाएं होती है जिनको पूरा होने में कई दिन या कई वर्ष लग जाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं का भी आप वेग निर्धारित नहीं कर सकते। इन अभिक्रियाओं का भी वेग निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही इनका कर सकते। फिर किनका कर सकते हैं? जो अभिक्रियाएं, नंबर तीसरी, मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, ये वे अभिक्रियाएं होती है जो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में हो जाती है। इन्हीं का ही हम वेग निर्धारित करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न ये है कि वेग कैसे निर्धारित होता है। सबसे पहले जब आप लेसन की पूरी थ्योरी समझ लेंगे, फिर कोई भी प्रश्न आए तुरंत बनाएंगे आप। जितने मैंने इसमें क्वेश्चन लिखे थे उनके सबके आंसर आप तुरंत बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ही आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया का वेग निर्धारित कैसे होता है। देखो, अभिक्रिया का जो वेग निर्धारित करते हैं, तीन तरह के वेग निर्धारित करते हैं: प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तत्क्षणिक वेग। तीनों तरह के वेग आपको पता हो। आइए शुरुआत करते हैं अभिक्रिया का वेग से। चलिए देख लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग। देखिए क्या क्या कहा है, अभिक्रिया का वेग या दर, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन नोट करिए। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बात आई है, इसको समझिए। ये कहा है एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद। अब आप ये देखिए, ये आपने कोई अभिकारक लिया और ये कोई प्रोडक्ट उत्पाद बन गया। ये कोई अभिकारक है और ये बना उत्पाद। शुरू में अगर इसकी सांद्रता t बराबर 0, यानी कि जब समय शून्य है, यहां आपने इसकी कोई सांद्रता ले 10 मोल प्रति लीटर मान लेते हैं, ये इसकी सांद्रता है। और अभी इसमें कोई भी उत्पाद नहीं बना, तो इसकी सांद्रता तो शून्य रहेगी। जब समय 0 रहता है, कोई उत्पाद आप लेते हैं, तो वहां उत्पाद की सांद्रता शून्य होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अगर 2 सेकंड बाद अगर इसकी सांद्रता में कमी आएगी, अगर ये रह गई 8 मोल प्रति लीटर, तो अब आप ये देखें तो कितने मोल इसमें से बने, कितनी सांद्रता कम हुई? 2। तो इसके 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता उत्पाद की बन गई। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, t4 सेकंड पर अगर बात करें, अगर हम कहें कि 3 मोल और निकल गए, तो यहां कितने रह जाएंगे? 5 मोल। 3 और चले गए तो 5 मोल प्रति लीटर, और यहां कितने हो जाएंगे? 5 ही यहां हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता घट रही है और जो उत्पाद है उसकी सांद्रता बढ़ रही है। हम कह सकते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अभिकारक के सांद्रता में कमी आती जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब डेफिनेशन समझिए। एकांक समय में, यानी कि जो भी समय आपको लेना है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, देखो परिवर्तन तो हो रहा है ना, यही अभिक्रिया का वेग या दर कहलाती है। अब देखिए किस तरीके से इसे दर्शाते हैं, ये भी समझिए, ये नोट कर लीजिए, इससे ही आप समझेंगे। अब क्या होता है, रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा T2 माइनस T1, सॉरी ये आ जाएगा रेट, तो यहां से आएगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि एकांक समय में होने वाला परिवर्तन। अगर मैं अभिकारक की बात करूं, यहां T2 माइनस, यहां से यहां तक देखूं, तो ये हो जाएगा, देखो 5, यहां से 5 माइनस 8 अपॉन, देखो, और ये कितना आएगा? 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2। तो अभिकारक की हमेशा माइनस में चिन्ह आता है, माइनस में चिन्ह आता है। ये अभी मैंने समझाया बस।
लेकिन पेपर में आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है और इसी के तरीके से अब मैं सारी डेफिनेशन समझाता चला जाऊंगा। ये चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा और उत्तर आप तुरंत बना पाएंगे। हर उत्तर में इसका प्रयोग होता है, ये इमेज आप दिमाग में रखिए और इसी से हम सारे क्वेश्चनों के उत्तर करेंगे। अब समझिए अभिक्रिया का वेग अगर आता है, ये नोट कर लीजिए। अब आप समझिए, अब देखिए दर या वेग कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, अभिक्रिया को दर को आर से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला क्या बनेगा, आर बराबर डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1 जो अभी मैंने समझाया था, और बटे डेल्टा टी, या आर बराबर ये हुआ किसके लिए, ये फार्मूला किसके लिए बना, ये बना अभिकारक के लिए। और अभिकारक हमेशा काय में आता है, माइनस में। दर हमेशा अभिकारक के काय में आएगी, माइनस में आएगी। देखो यहां माइनस का चिन्ह लगाइए। और उत्पाद की दर हमेशा प्लस में आएगी क्योंकि उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है और अभिकारक की घटती जा रही है। तो ये हो जाएगा, जहां डेल्टा आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो हुआ, और डेल्टा पी क्या था, उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ, इसे ही कहते हैं रेट। और इसको जब जितने समय में परिवर्तन हो रहा, समय में परिवर्तन यही होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे मात्रक भी पूछ लिया जाता है, अभिकारक का जो दर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसका मात्रक देखो, मात्रक जो होता है ये सांद्रता के बराबर ही होती है दर। सांद्रता का सूत्र होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और क्योंकि रेट निकाल रहे हैं हम, तो समय में भी आया है, गुना समय, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा मोल बटे समय। समय के जगह आप मिनट सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं। देखो तो इसका जो मात्रक बनेगा, ये बनेगा मोल लीटर माइनस 1 या मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आता है, अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, तो आपको मात्रक पे भी ध्यान देना है। तो ये हुआ आपका दर निकालना। अब बात करते हैं अभिक्रिया का वेग। दर तो आपकी समझ में आ गई कैसे निकली। अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें, मैंने बताया अभी आपको अभिक्रिया के वेग 3 तरीके होते हैं, प्रारंभिक, औसत और तताक्षणिक। तो सबसे पहले आप देखिए अभिक्रिया की औसत वेग कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, डेफिनेशन आपके सामने है। औसत अभिक्रिया दर किसी निश्चित समय अंतराल, देखो समय का अंतर, में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, अभी जो मैंने डायग्राम बना के समझाया था उसी पे ही डिपेंड कर रहा। तो अब देखिए, यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है, और औसत अभिक्रिया दर को ही निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये रहा आर एवी, यानी कि रेट एवरेज, एवी का मतलब एवरेज, रेट एवरेज आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। देखिए अब ये भी समझिए कैसे हो रहा है। ये वही है, अगर आपको किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकालना हो, तो देखिए प्लस माइनस का समझिए। अगर आपने ये अभिक्रिया रही थी R इंटू पी, ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो जब अभी मैंने आपको समझाया था कि समय के साथ ये क्या होता है, घटता जाता है। तो अगर रेट एवरेज का निकालना है, एवी किसका, अभिकारक का, तो माइनस का चिन्ह आता है क्योंकि घटती जाती है, पहले 10 थी फिर 8 हुई तो घट रही है ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आया। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा किसके लिए, अभिकारक के लिए। और अगर उत्पाद के लिए निकालेंगे तो ये आएगा आर, उत्पाद के लिए ए वी बराबर, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अगर पहले 2 थी फिर 5 हुई, समय के साथ साथ ये बढ़ती जाती है, इसलिए पॉजिटिव चिन्ह आता है। और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यही होता है एवरेज, अंतर, दोनों का अंतर बटे समय। तो इस तरीके से हम कहते हैं, देखो फिर डेफिनेशन, किसी निश्चित समय अंतराल यानी कि समय का जो अंतर है, अभिकारक ये देखो, या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, तो इसी को ही कहते हैं हम अभिक्रिया का औसत वेग।
डेफिनेशन आप लिख सकते हैं जो इसमें लिखी हुई है। अब आप समझिए, जहां आपको पता चल गया डेल्टा आर क्या है, जहां डेल्टा आर है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी है समय अंतराल। तो ये हुआ औसत वेग। अब दूसरा वेग पूछता है तताक्षणिक वेग, इंपोर्टेंट, कि तताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, समझाइए। तताक्षणिक, अब एक बात आप मुझे बताइए, तताक्षणिक यानी कि किसी भी क्षण अगर मैं चल रहा हूं और मुझे चलते हुए किसी भी क्षण कोई भी मेरा वेग निकालना हो, मैं किस स्पीड से जा रहा, अब तो मैं तो लगातार कंटिन्यू गति कर रहा हूं, तो किसी भी समय पे अगर मुझे 5 सेकंड में मेरा वेग कितना था, तो वही तताक्षणिक वेग है, किसी भी क्षण निकालेंगे। आइए डेफिनेशन से समझते हैं तताक्षणिक वेग को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित क्षण, देखो किसी भी क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, बस डेफिनेशन यहां ध्यान देना, निश्चित क्षण किसी भी समय पे आप निकाल सकते हैं, वही कहलाता है तताक्षणिक वेग कहते हैं। यह किसी विशेष समय पर, देखो विशेष समय पर, चाहे 2 सेकंड बाद पूछ ले चाहे 3 सेकंड बाद पूछ ले, तो उस ही की दर को दर्शाता है। तताक्षणिक वेग को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, उसी तरीके से बस यहाँ क्या आ जाएगा, आर इंस्टेंट, और वही प्लस माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा, यहाँ डी टी आ जाएगा नीचे, डी टी तताक्षणिक वेग के लिए, डी का इस्तेमाल औसत के लिए डेल्टा, यहाँ डी का मतलब है सूक्ष्म, किसी भी क्षण, बस यही अंतर होता है, यहाँ डी है, यहाँ क्या है, डी है, और वहां क्या था, डेल्टा, वहां टाइम का अंतर था औसत में, यहाँ किसी भी क्षण है, 5 सेकंड 4 सेकंड, ये तो ये हुआ तताक्षणिक वेग। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है, तो आप अगर अच्छे से पृष्ठभूमि से लेके चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लगातार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब समझिए क्या कह रहा है, परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, देखो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। डेफिनेशन जरा समझिए, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, जो ना कि उत्पाद, यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, यहाँ अभिकारक की बात हो रही है ना कि उत्पाद की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि जो आपने अभिकारक लिया है, जिससे कोई चीज बना रहे हैं, उसकी जो दर है उसकी प्रथम घात के समानुपाती होती है, यानी कि 1 घात। देखो ये रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, इतना आपको लिख देना है, लेकिन 2 बातों पे ध्यान देना है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, बार बार मेरा फोकस है अभिकारक ना कि उत्पाद पे। तो अब समीकरण देख लेते हैं, रेट जो निकलेगा अभिक्रिया की दर, आर बराबर के आर की घात 1, देखो आर यानी कि क्या है, ये अभिकारक, और उसकी घात कितनी है, 1, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर, अगर किसी अक्षण पे निकाले, तताक्षणिक पे निकाले, तो माइनस डी आर, क्योंकि माइनस का चिन्ह अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए माइनस आ रहा है, डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के आर। ये ऐसे लिख देना है, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, और आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, और टी क्या है, समय है। उदाहरण अगर आप पूछे तो ये समीकरण लिख सकते हैं, उदाहरण में 2N2O5 इंटू 4NO2 प्लस O2, ये समीकरण दे सकते हैं, या ये वाली 2H2O2 और क्या बन गया, जल और ऑक्सीजन। ये समीकरण जो है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण है। आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रथम कोटि की कोई एक अभिक्रिया लिखिए। ये अभिक्रिया की कोटि आप समीकरण देख के नहीं बता सकते, ये केवल प्रयोग द्वारा सिद्ध होती है, तो इसलिए आपको ये समीकरण याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया उदाहरण देकर समझाइए, तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अब अगर प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण आपसे पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण के बराबर 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R, यानी कि अभिकारक के उत्पादों के मोल बटे अभिकारक के मोल। ये समीकरण है, इसको आपको लर्न करके रखनी है। और जहां आपको ये भी पता होना चाहिए, R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, जो शुरू में आपने सांद्रता ली, और R क्या है, समय t पर सांद्रता, जो t समय बाद उसकी सांद्रता हो जाएगी, वो ये है। तो
अदायुकाल और कभी कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अदायुकाल और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में संबंध पूछता है। इसके ऊपर भी आंकिक प्रश्न होते हैं। सूत्र को देखिए आप, तो ये होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये सूत्र नोट कर लीजिए। आंकिक प्रश्न इससे ही हल होते हैं। कभी कभी अदायुकाल और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक में संबंध पूछता है, तो ये समीकरण आपको लिख देनी है, या टी हाफ अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। टी हाफ क्या है यहाँ? अदायुकाल, ये टी लगा देना, टी हाफ। तो ये हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछ ले, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण। लक्षण भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब लक्षण भी नोट करिए, किन्हीं दो लक्षण को बताइए, या लक्षण क्या होते हैं ये देखिए। नंबर 1, वेग स्थिरांक का मात्रक समय -1, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक जो होता है समय -1, यानी कि चाहे समय की घात -1 या 1 बटे समय, ये होता है। मात्रक भी पूछा जाता है, बहुविकल्प में भी आ सकता है। तो आप हर तरीके से क्वेश्चन तैयार रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 2, आद आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जो आधायु काल होता है उसमें, क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता स्थिर हो जाती है। आधायु काल आधा जितने में समय में होता है वो आधायु काल होता है, तो उस पे वो किस पे निर्भर नहीं करती? प्रारंभिक सांद्रता, आपने इतनी सांद्रता ली है इस पे डिपेंड नहीं करती। नंबर 3, समय के साथ अभिक्रिया की दर घटती जाती है। ये मैं आपको पहले ही बताया है, अभिकारक जैसे समय बीतता है अभिक्रिया की दर या सांद्रता कम होती जाती है, तो घटती जाती है। नंबर 4, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, यानी कि जब ये अभिक्रिया पूर्ण होती है इसमें बहुत ज्यादा कितना ही समय लग जाता है, अनंत समय लगता है। ये 4 लक्षण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर आपसे लक्षण भी पूछे जाए तो लिख सकते हैं। अब चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन लॉन्ग में आए, लघु में आए, अति लघु में आए या बहुविकल्प में आए, आप इसमें से ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कोई भी आए क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। आंकिक प्रश्न इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, जो इसमें समाकलित वेग समीकरण है उसके आधार पर और आधायु काल के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वे भी मैं कराऊंगा। अब नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या डिपेंड करती थी? सांतक की प्रथम घात पे, लेकिन शून्य कोटि नाम से पता चल रहा शून्य, शांत पे डिपेंड नहीं करेगी, वो प्रथम घात पे डिपेंड करती और इसमें शांत पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो डेफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग शून्य हो जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या ये भी लिख सकते हैं, अर्थात इस अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये डेफिनेशन चाहे आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो इतना ही लिख सकते हैं। दर नियम से क्या हो जाएगा? अगर दर नियम क्या होता है? सांद्रता के समानुपाती होती है। जो वेग होता है अभिक्रिया का वो सांद्रता के समानुपाती होती है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो जो सांद्रता हो जाएगी उसकी घात कितनी हो जाएगी? शून्य। और किसी की घात शून्य होती है तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे k को, तो r बराबर हो जाएगा k, क्योंकि a की घात शून्य का मतलब हुआ 1, इसलिए r बराबर किसके हो जाएगा? k। जहां r बराबर अभिक्रिया की दर और k को कहेंगे वेग स्थिरांक, तो a बराबर हो गया अभिकारक की सांद्रता, ये भी आपको पता हो। तो यहां तक आप शून्य कोटि की अभिक्रिया लिख सकते हैं। इसके बाद मुख्य विशेषता शून्य कोटि की अभिक्रिया की भी पूछ ली जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बदलने पर भी अभिक्रिया की दर स्थिर रहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि सांद्रता पे तो डिपेंड ही नहीं करती है। आपने शुरू में अभिकारक की कितनी सांद्रता ली है, शून्य कोटि डिपेंड तो करती नहीं। अगर डिपेंड नहीं करती तो फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बदल दीजिए, कितनी कर दीजिए? 10 से 20 करिए या 20 से 5 करिए, पर अभिक्रिया की दर स्थिर रहती है, वेग उसका वही रहेगा, वेग नहीं बदलेगा। सांद्रता चाहे घटाई जाए चाहे बढ़ाई जाए, लेकिन बात हो रही है अभिकारक की, ना कि उत्पाद की। जो कोटि की अभिक्रिया है वह अभिकारक पे ही डिपेंड करता है, उसकी दर पे ही डिपेंड करते हैं। अब उदाहरण भी, इसके भी उदाहरण नोट कर लीजिए। H2 + Cl2 यानी कि 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की समीकरण है। कभी कभी समीकरण भी पूछ ली जाती है, दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद समाकलित वेग समीकरण, ये मैं एक लेसन की तरीके से समझा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैंने शुरू में दिए थे, फिर कोई से भी क्वेश्चन आए उत्तर इससे ही बनेंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा लेसन समझते हुए चलना है, ना कि उसके उत्तर एकदम से। उत्तर तो आप कॉपी किताब से कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन क्या वो लेसन आपके दिमाग में बैठा है? पहले दिमाग में बिठाइए, तो फिर तो आप तुरंत बनाएंगे उत्तरों को। नेक्स्ट देखिए, समाकलित वेग समीकरण, r बराबर r0, यानी कि r बराबर जो शुरू में सांद्रता ली और बाद में जो परिवर्तन हुआ, दोनों उस पर तो डिपेंड नहीं करते, इसलिए दोनों बराबर हुआ, बराबर kt के माइनस kt, जहां r प्रारंभिक सांद्रता और r बराबर समय t पर सांद्रता, चाहे कुछ भी सांद्रता हो जाए, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, डिपेंड तो करेगी नहीं, तो इसलिए दोनों बराबर रख सकते हैं सांद्रता। तो अगर इससे अदायुकाल का संबंध पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया है, टी हाफ बराबर r0/2k, ये संबंध होता है अदायुकाल में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। वेग स्थिरांक का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आएगा मोल लीटर -1 और समय -1 या सेकंड -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के, इसे नोट कर लीजिए, सांद्र मात्रक भी पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण, इसके भी लक्षण देख लीजिए। नंबर 1, अभिक्रिया की दर स्थिर रहती है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया दर क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। दूसरा, दर अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होती है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, सांद्रता बनाम समय का ग्राफ सीधी रेखा होता है, अगर इन दोनों के बीच सांद्रता के और समय का ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 4, आयु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, आयु डिपेंड करती है, जबकि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में डिपेंड नहीं करती। अंतर भी अगर इनमें आ जाए तो इन 4 लक्षण और उसके 4 लक्षण का अंतर भी बना के आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी कभी लघु में पूछ लिया जाता है। तापीय या तापमान गुणांक किसे कहता है? परिभाषा देखिए, तापीय गुणांक को 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांकों के अनुपात को कहते हैं। यह मान सामान्यतः 2 और 3 के बीच होता है। तापीय गुणांक, अगर किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाए तो जो अभिक्रिया की सांद्रता होती है उसमें जो परिवर्तन होता है या तो दुगना हो जाता है या 2 और 3 के बीच में आएगा। अब देखिए कैसे, इस सूत्र से भी आप तापीय गुणांक निकाल सकते हैं। तापीय गुणांक बराबर के T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दे बटे KT, जहां के वेग स्थिरांक है। इस सूत्र से आप तापीय गुणांक निकाल सकते हैं। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इस सूत्र से भी आपको निकाल के दिखाऊंगा तापीय गुणांक। निष्कर्ष क्या होता है? देखो निष्कर्ष, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर तथा वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं। क्या अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक दोनों बढ़ते हैं, और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती जाएगी करने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस पर इंपॉर्टेंट है, बहु विकल्प में भी आ सकता है। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। ये वाला क्वेश्चन तो लगातार बोर्ड में पूछा जाता रहता है, इस क्वेश्चन को भी समझिए। अभिक्रिया की कोटि प्राप्त करने के लिए वेग नियम द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों को जोड़ा जाता है। जो देखो यहां एक बात ध्यान दो सभी, अभिक्रिया के वेग समीकरण अभिकारकों की जो सांद्रता होती है सबको जोड़ने से जो प्राप्त हो जाती है वो उसकी क्या कहलाती है? घातों की को जोड़ा जाता है अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए। देखो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि वेग समीकरण आपके पास है कि a की घात x प्लस b की घात y, a की घात है x और b की घात है y, कोई समीकरण की, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे x प्लस y, यहाँ n को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, तो दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो जाएगी, इसे ही कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविकता कैसे निकाली जाती है? आणविकता समझिए, आणविकता आप समीकरण देख के भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जबकि कोटि समीकरण देख के नहीं बता सकते, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध होती है, जबकि आणविकता आप समीकरण देख के निकाल सकते हैं। कैसे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, देखो बात है यहाँ फिर अभिकारक, पूरा चैप्टर अभिकारक पे चल रहा, अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब देखो कैसे, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है,
आणविकता हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। देखो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी, यह कभी भी शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, जबकि कोटि हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि आणविकता नहीं होती। यह अंतर भी है। यह आमतौर पर 3 से अधिक नहीं होती। आणविकता कभी 3 से अधिक नहीं होती, क्योंकि 3 से अधिक अणुओं के एक साथ प्रभावी ढंग से टकराने की संभावना बहुत कम होती है। कभी कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक क्यों नहीं होती, कारण बताओ, तो ये कारण भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उदाहरण देखिए, यहां अभिकारक की बात हो रही, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें इसके कितने आगे अणु की संख्या कितनी है, आगे एक है ना, ये अकेला लिया हुआ ना, तो इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। अगर मैं यहां इसके आगे 2 लिख दूं तो फिर इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। अब जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में अंतर, ये अंतर देख लीजिए, ये रहा अंतर को नोट करिए। वेग स्थिरांक की अगर बात करें, स्थिर ताप पर k का मान स्थिर एवं निश्चित होता है, और ये साम्य स्थिरांक को kc से प्रदर्शित करते हैं, का मान अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण, साम्यावस्था प्राप्त करने की दिशा आदि पर निर्भर नहीं करता, ये करता है। नंबर 2, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है, जबकि ताप घटाने, अगर ये डिपेंड करेगा अभिक्रिया कैसे है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है, उससे होता है। जबकि देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर मान बढ़ेगा, और ऊष्माक्षेपी है तो बढ़ता है, और इसके लिए ताप घटाने पर ऊष्माशोषी क्रिया के लिए बढ़ता है। ये देखो, इसके बाद इसका मान अभिकारकों की सांद्रता और दाब पर निर्भर नहीं करता, यहां निर्भर, ठीक है ना, तो ये अंतर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, आभासी आणविक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी देखिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो परंतु उसकी आणविकता 1 न हो तो उसे आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोटि तो हो 1, देखो, लेकिन जो उसकी आणविकता है, देखो यहां एक अणु इसमें एक अणु तो ले रखा सुक्रोज का और एक अणु लिया जल का, तो कितनी होगी आणविकता, 2, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन आणविकता कितनी हुई, 2, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा चैप्टर, जो आपने इसी वीडियो के अंतर्गत जाना। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी के अंदर से आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है इसकी आंकिक प्रश्नों के ऊपर। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।